हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखो, मैं यशवनी मानसा आपको साइकोलॉजी का जो पार्ट है अपना शिक्षण अभिक्षमता जानते हो सब? हाँ हाँ। तो देखो, जो अपना BSTC वाले जो पार्ट है, देखिए अपना जो सब्जेक्ट जो है शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, ठीक है। तो आप लोगों को सबको मालूम होगा इस सब्जेक्ट के बारे में, जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा होगा उनको तो मालूम होगा इसी, या जो नए हैं। तो देखिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि BSTC का जो पार्ट है, सबसे पहले तो आपको देखो, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि सभी को सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में? सिलेबस के। क्योंकि देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपन तैयारी अच्छे से कर पाते हैं। सबसे पहले सिलेबस के बारे में जानकारी हो, फिर उसके बारे में प्रत्येक सिलेबस में कितने कितने सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन है, फिर उसके बारे में जानकारी हो, और उसके आधार पर कितने क्वेश्चंस किस में से आते हैं, किस पार्ट में से कितने नंबर का मैटर है, वो अपने नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखो, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे पर तैयारी कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो, जो BSTC वाले सारे BSTC वाले हो ना अभी तो, हाँ, और बाकी जो नहीं है वो भी ध्यान से सुन लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज मैं इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा तुम्हें, फिर अपनी क्लास लगेगी, ठीक है। देखिए, BSTC और NPTEL, इन दोनों में ये कॉमन चलता है, ठीक है। दोनों में कॉमन होता है, BSTC और PTEL दोनों में कॉमन होता है। ये सब्जेक्ट शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टीचिंग, हाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता। अब देखो, एक शब्द और है अभिवृद्धि। देखो, अभिक्षमता और अभिवृद्धि दोनों में डिफरेंसेस है ना, लेकिन दोनों इसी के दृष्टिकोण में देखा गया है शिक्षण के एरिया में। तो देखो, एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड एंड अभिवृद्धि। ध्यान रखना, अभिवृद्धि का मतलब होता है एटीट्यूड, जिसे क्या बोलते हैं अपन, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड। तो ये होता है एटीट्यूड, यानी अपना एटीट्यूड, अभिवृद्धि, दृष्टिकोण, व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है, यानी शिक्षण अभिक्षमता और उसका दृष्टिकोण। जो टीचर, अपन सब टीचर बनने जा रहे हैं, ठीक है, BSTC और PTEL, इसके बाद क्या बनते हैं, टीचर। इसको करने के बाद अपन एक डिग्री मिलती है, उसके बाद में अपन एग्जाम देते हैं, फिर अपन बनते हैं टीचर, ठीक है। और टीचर बनने के लिए आपका अभिक्षमता, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, उसकी अभिक्षमता, और आपका दृष्टिकोण, यानी अभिक्षमता और दृष्टिकोण ही आपके शिक्षण को प्रभावित करता है। आपका जो शिक्षण कार्य है उसको प्रॉपरली क्या करेगा, बेटर करेगा वो, ठीक है। तो देखो, इस सब्जेक्ट के बारे में आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ BSTC और PTEL से संबंधित। देखो, आप लोगों को पता है एग्जाम कितने नंबर का होता है, BSTC वालों के 200 नंबर का वही होता है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट से कितने, हाँ, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 क्वेश्चन आते हैं BSTC में, ये आते हैं। हाँ, तो देखो, क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होती है, टोटल क्वेश्चन इसमें कितने आते हैं, 200, ठीक है, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें जो सिलेबस की अपन बात करें, सिलेबस, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, एक तो आता है जीके वाला पार्ट, कौन सा, जीके, ठीक है। दूसरा है कौन सा, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी वो आता है। एक अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, और अगला कौन सा है, हिंदी, ठीक है, और अगला कौन सा है, इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए इधर, देखो, ये वाला सब्जेक्ट, ये टोटल 50 क्वेश्चंस के लगभग होता है, ये होता है। इसमें कितने आते हैं, 50 क्वेश्चंस। यहाँ अपने कितने रहेंगे, 50 क्वेश्चंस। और इंग्लिश, हिंदी में कितने रहेंगे, 30 क्वेश्चंस। और इंग्लिश में कितने रहेंगे, 20 क्वेश्चन। टोटल कितने हो रहे हैं, 200। अब ध्यान रखना, देखो,
मैं एक ही बात कहूंगा कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अपन को अपनी कट ऑफ से बढ़िया नंबर आए, ठीक है, यानी अपन कट ऑफ को पार करके आराम से उसमें अपना क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। देखो बीएसटीसी हो या पीटीटी, अभी बीएसटीसी में थोड़ा कंपटीशन टफ हो चुका है, क्योंकि बीएसटीसी में क्या है कि महिलाओं को पहले वैसे ही 50% का आरक्षण दे दिया सरकार ने ना, तो टीचर बनने के लिए ज़्यादा प्रॉपर हो गए। हाँ, लड़कों की तो 50% कम हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी फिर भी लेवल 2 में तो है सही, पीटीटी में है ना, और दोनों जगह कॉमन है। तो इस वजह से देखा जाए तो देखो कहीं ना कहीं अपना जो ये है, तो इसमें अपन को कट ऑफ के एरिया से देखा जाए तो अपन को बहुत अच्छे नंबर लाने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए आपकी तैयारी प्रॉपर बेटर होनी चाहिए, बहुत बढ़िया तैयारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब देखो जीके वाला पार्ट, इसमें ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री सारे आ जाते हैं, इसमें जितने भी है सब कुछ इसी में पढ़ना है आपको, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, ये वाला पार्ट वैसे आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा, या तो किसी ने कोई कोचिंग कर रखी हो तो, लेकिन नहीं भी पढ़ा होगा तो आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया जाए सर। टीचिंग एप्टीट्यूड जो अपना सब्जेक्ट है, ये बीएसटीसी पीटीटी, ठीक है, बीएसटीसी पीटीटी। इसके अलावा देखो साइकोलॉजी, जिसे अपन बोलते हैं साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, और ये साइकोलॉजी अपने कहाँ आती है, रिट में। कहाँ आती है, हाँ रिट। देखो रिट परी हो या बेंच हो, दोनों में इसका अहम रोल होता है, ठीक है, दोनों में इसका अहम रोल होता है ये, और इसी के आधार पर अपन का सिलेक्शन का नियम बनती है। देखो क्योंकि सिलेक्शन होने के लिए अपन को साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़नी पड़ती है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, और बहुत अच्छे से अपन को आना भी जरूरी है। अब देखो साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसी का पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसी का क्या पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड। और टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि, जो आपके जो एक शिक्षक बनने जा रहा है व्यक्ति की अभिक्षमता को, यानी उसका एप्टीट्यूड को और उसका एटीट्यूड, दोनों को ये दर्शाती है। और इसी आधार पर हम जब इंटर्नशिप में जाते हैं, वहाँ सीखते हैं, फिर स्कूलों में जाते हैं, फिर वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार पढ़ाना है, आपका कौशल कैसा होना चाहिए, पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, आप बच्चों को कितना अच्छे से पढ़ा पा रहे हो, वो सब चीजें इसी के आधार पर सीखा जाता है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को इसमें बीएसटी और पीटीटी में कॉमन रूप से डाला गया है, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 3 नंबर का। बीएसटीसी वालों के वैसे एक ही ऑप्शन सही माना जाता है, ठीक है, पहले 3 ऑप्शन सही माने जाते थे, अब कितने, मात्र 1 ऑप्शन। और पीटीटी वालों के कितने, इनके 3 ऑप्शन तो सही होते हैं, जिसमें उनको नंबर मिलते हैं कि जैसे ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, जैसे 0, 1, 2, 3। अब जैसे आंसर सही है डी वाला, तो उसके नंबर कितने मिलेंगे, 3। आपने लगा दिया सी, कितने मिलेंगे, 2, ये लगा दिया 1, और ये लगा दिया तो 0। लेकिन बीएसटीसी वालों के कोई नहीं होता, उसमें डायरेक्ट एक ही ऑप्शन, यानी 1 सही है या बी सही है या सी सही है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा टीचिंग एप्टीट्यूड, अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, शिक्षण अभिक्षमता। अब इसके अपन सिलेबस की बात करें, देखिए सिलेबस में अपने लगभग 10 से 11 टॉपिक हैं, और कॉमन रूप से 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा भी आते हैं जिनसे अलग से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपना पहला है देखो संप्रेषण कौशल। सबसे पहला कौन सा, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल जो होता है, संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण कम्युनिकेशन, ठीक है, पढ़ रखा है आपने किसी, अच्छा नहीं पढ़ रहा,
संप्रेषण कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, सेकेंड टॉपिक की हम बात करते हैं, शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम, ठीक है, पहले समझना है, उसके बाद मैं कहूंगा, फिर आपको लिखना है। ठीक है, देखो हर चीज को लिखने के बाद में समझना जरूरी है। हाँ, पहले समझ होनी चाहिए, और अपना जो साइकोलॉजी का जितना भी पार्ट होता है वो सब समझ में आधारित है। जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो 50 क्वेश्चन लेकर चलता है ये सब्जेक्ट, कहते हैं ना 200 में से 50 क्वेश्चन, यानी 25% मैटर अपना है। तो 25% मैटर को अपन को बेटर करना है, तभी तो। अब देखो 25 से 27,000 जो सीटें होती है, लगभग वही सीटें होती है ना बीएसटीसी की, और उनमें कट ऑफ आपको लोगों को पता है पिछली बार कितनी गई थी, लगभग 430-35 के समथिंग कट ऑफ जा चुकी है ना, गई है ना, 425-20 यही कट ऑफ रही है, इससे कम नहीं रही। तो अपन को कट ऑफ एरिया में इतना ही जाना पड़ेगा, इतना अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका उसमें सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम। अगला है सृजनात्मकता, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। ठीक है, तो देखो संप्रेषण कौशल हो गया, शिक्षण अधिगम, सृजनात्मकता, सामाजिक परिपक्वता। ठीक है, सोशल मैच्योरिटी। तो संप्रेषण कौशल, शिक्षण अधिगम, सृजनात्मकता, सामाजिक परिपक्वता। अगला है व्यावसायिक अभिवृद्धि। व्यावसायिक अभिवृद्धि, या इसको बोलते हैं व्यावसायिक प्रतिबद्धता। नेतृत्व गुण। लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, तो देखो संप्रेषण कौशल सबसे पहला, फिर शिक्षण अधिगम, सृजनात्मकता, सामाजिक परिपक्वता, व्यावसायिक अभिवृद्धि या व्यावसायिक प्रतिबद्धता। उसके बाद है नेतृत्व गुण। ठीक है, एक और है अपना इसमें बाल विकास, ये मेजर टॉपिक है। इसमें से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, जो नॉर्मली आते ही आते हैं। ठीक है, इस बार सृजनात्मकता वाले में से 4 से 5 क्वेश्चन, इस बार सृजनात्मकता वाले में से दिए उसने, है ना। नेतृत्व गुण वाले में से क्वेश्चन आए, यानी जितने भी टॉपिक तुम्हारे सामने प्रत्येक में से क्वेश्चन आए, प्रत्येक में से। ठीक है, पहले यहाँ तक उतार लो, 7 तक उतार लो। बात नहीं, और इनको उतार लो, नोट कर लो सब।
व्यावसायिक अभिवृद्धि, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड। हो गया नोट यहाँ तक सबके आराम से दिख रहा है ना? यहाँ तक लिख लो, कहीं किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है? देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता या अभिवृत्ति, ठीक है? शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति यानी टीचिंग एप्टीट्यूड या एटीट्यूड। अब ध्यान देना इस बात को, इसमें देखो टीचिंग शिक्षण अभिक्षमता, शिक्षण का सिर्फ अपने यहाँ पढ़ेंगे, शिक्षण के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि शिक्षण होता क्या है, ठीक है? सेकंड जो टॉपिक रहेगा शिक्षण अधिगम, इसमें पूरी प्रक्रिया आती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होती है, शिक्षण कार्य क्या होता है, शिक्षा क्या होती है ना? शिक्षक क्या है, छात्र क्या है, सबके बारे में या पूरा अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। लेकिन उसके पहले देखो शिक्षण अभिक्षमता के बारे में बताऊं तो यहाँ एक ही लाइन याद रखना कि किसी भी टीचर या किसी भी अध्यापक की अपने कार्य क्षेत्र की क्षमता, जितना वो अच्छे से पढ़ा पा रहा है, जितना समझा पा रहा है, वो उसकी क्षमता ही क्या कहलाएगी, शिक्षण अभिक्षमता या शिक्षण अभिवृत्ति कहते हैं। उसका उसके प्रति दृष्टिकोण या उसका सोच विचार जो होते हैं उसकी दृष्टिकोण बोलते हैं ना। जैसे किसी व्यक्ति का सकारात्मक विचार होना, सकारात्मक दृष्टिकोण होना, तो पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। ठीक है, हो गया नोट यहाँ तक? तो देखो इधर सबसे पहले बात करते हैं अपन संप्रेषण कौशल की। देखो ध्यान देना, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? देखो टीचिंग के क्षेत्र में किसी अध्यापक का या किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति का, किसी भी समाज में किसी नेता का, हर प्रकार के जो व्यक्ति का अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जो संप्रेषण होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो एक प्रकार का क्या है, कौशल है। और उस कौशल के आधार पर व्यक्ति किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को अपने भाव, तथ्य, सूचना, विचारों को समझाता है, अपने संदेशों को भेजता है किसी भी माध्यम की सहायता से, वो होता है उसका संप्रेषण। और इस संप्रेषण को भेजने के एक अच्छा प्रकार का तरीका जो अपनाता है, जिसके माध्यम से वो दूसरे व्यक्ति या संदेश भेजे जाने वाले व्यक्ति को उस संदेश या सूचना को अच्छे से बता पाता है, वो उसका क्या कहलाता है, कौशल। क्या कहलाता है वो उसका कौशल। और इसी को कहते हैं अपन संप्रेषण कौशल। ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल से, पहले सिलेबस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब देखो इसके बाद आती शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। इसमें शिक्षण और अधिगम दोनों अलग चलते हैं। शिक्षण वाला पार्ट में अपन शिक्षा से संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें शिक्षा क्या होती है, शिक्षक क्या है, छात्र क्या है, ठीक है, उनके बीच आपस में अंतःक्रिया क्या होती है, किस प्रकार वो एक दूसरे को समझाते हैं, समझते हैं, कैसे टीचर को पढ़ाना होता है, किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देना होता है। ठीक है, इसके बाद शिक्षण फिर अधिगम की बात करें, लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। लास्ट बार क्वेश्चन आया था, मैंने क्लास में लिखवाया था, वो क्वेश्चन वहाँ पर भी आया था। देखो कि व्यवहार में आने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अधिगम। क्या कहलाते हैं वो, अधिगम। इसके बाद सृजनात्मकता। देखो सृजनात्मकता वाला टॉपिक भी एक मेजर टॉपिक है, जहाँ से कम 5 क्वेश्चंस तो आते ही है।
कितने क्वेश्चन आते हैं? 5। हाँ, सृजनात्मकता वाला क्रिएटिविटी, क्रिएट यानी बनाना, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता शब्द देखो, क्रिएट शब्द से बना है, लैटिन भाषा की किस शब्द से? क्रिएट से, और जिसका अर्थ होता है बनाना, यानी नवीन सर्जन करना, नवीन चीज का निर्माण करना, किसी भी नवीन कार्य को बनाने की प्रक्रिया सृजनात्मकता कहलाती है। और सृजनशील बालक ऐसे बालक होते हैं जिनमें उन गुणों का भ्रमार होता है जो अपने कार्य क्षेत्र में और अधिक प्रयोग करते हैं और अधिक नई नई चीजों का क्या करते हैं? विकास करते हैं, वो सृजनशील बालक। इसके बाद है सामाजिक परिपक्वता है, सोशल मैच्योरिटी। देखो, अध्यापक और शिक्षक का अपने कार्य क्षेत्र समाज के साथ क्या होना? सामाजिकता होना, ठीक है, सामाजिक के साथ जुड़ा होना, वो कहलाती है उसकी सामाजिक परिपक्वता। क्या कहलाती है? सामाजिक परिपक्वता। इसके बाद देखो, व्यावसायिक अभिवृत्ति या व्यावसायिक प्रतिबद्धता। व्यावसायिक अभिवृत्ति का मतलब होता है प्रोफेशनल, अपना जो कार्य होता है प्रोफेशनल, जिसमें अपन व्यवसाय कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जिस भी व्यवसाय में होता है वो उसका क्या कहलाता है? व्यवसायिक। और उसके प्रति उसका दृष्टिकोण या उस कार्य क्षेत्र के प्रति उसका कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करना क्या कहलाती है? व्यावसायिक अभिवृत्ति, ठीक है। इसके बाद नेतृत्व गुण की बात करें तो लीडरशिप क्वालिटी। तो लीडरशिप क्वालिटी यानी नेतृत्व का गुण। लास्ट बार क्वेश्चन पूछा था कि अच्छा नेतृत्व कौन सा होता है? देखो, अच्छा नेतृत्व वो नेतृत्व होता है जिसमें प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण होता है, यानी सभी बालकों के बारे में सोच करके, सभी बालकों को ध्यान में रख करके एक अध्यापक नेतृत्व का गुण स्थापित करता है, यानी नेतृत्व करता है क्लास में या विद्यालय में, उनको समझाने का प्रयास करता है, अच्छे से कंटेंट या सामग्री को उनके सामने प्रस्तुत करता है एक अच्छी कार्यशैली के साथ, वो होता है उसका नेतृत्व गुण। क्या कहलाता है? उसका नेतृत्व। इसके बाद बात करें अपन बाल विकास की, तो देखो बाल विकास में से भी लगभग 4-5 क्वेश्चन आते हैं और वो अलग से आते हैं। आपके सिलेबस में गाइड वगैरह में तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। बाल विकास में एक तो अभिवृद्धि वाला टॉपिक आता है, एक विकास, एक तो अभिवृद्धि और एक विकास, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि और विकास दोनों से क्वेश्चन आता है, और विकास की अवस्थाएं पूछी जाती है, अभिवृद्धि क्या होती है उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक 7 तक हो गया, ठीक है। अब देखो 8वां प्रश्न, अंतः वैयक्तिक संबंध। अंतः वैयक्तिक संबंध, ठीक है। 8वां अंतः वैयक्तिक संबंध, इसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। नवा सजगता या जागरूकता। और 10वां इसमें सजगता होती है विजिलेंस, अवेयरनेस। सजगता या जागरूकता। सजगता मतलब जानना, किसी के बारे में सजग होना, ठीक है। ये भी टॉपिक है अपना, ये लगभग बीएसटीसी वालों का है, बीएड वालों का नहीं आता शायद, है ना, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके बाद सजगता या जागरूकता, और लास्ट वाला अपना बचा है सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कर लो नोट इसको। अंतर्वैयक्तिक संबंध आ जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप,
सजगता या जागरूकता, तो विजिलेंस या अवेयरनेस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें से भी लगभग 4 क्वेश्चंस पूछता है। देखिए इधर हो गया नोट सबके, सारे बेस्ट जो है ना पीछे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ तभी तो मोबाइल लग रहा। पटवारी वाले हो, वीडियो वाले, बढ़िया है। वैकेंसियों का दौर चल रहा है, देखो अच्छे से तैयारी करो, जिसकी भी बढ़िया अच्छे से करोगे उसी में हो जाएगा सिलेक्शन। बस अपने आप को प्रतिबद्धता के साथ लग जाओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखना टोटल 10 टॉपिक हैं अपने, 1-2 एक्स्ट्रा और बता दूंगा, क्योंकि लास्ट बार 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो कहीं ना कहीं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कई बार से, जैसे साइकोलॉजिकल बेटर है, लेकिन मैं उसको ऐड कर दूंगा अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे थे 2-4 क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों के बढ़िया नंबर आए थे, फिर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, नंबर भी बहुत अच्छे आए, क्वेश्चन बहुत अच्छे आए थे सबके। ठीक है, तो देखो इधर 10 टॉपिकों की अपन बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक में बैठेंगे अपने, हर 4 से 5 3-4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। इस प्रकार अपने 40 से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो व्यवहारिक क्वेश्चन है उनको मैं करवा दूंगा, जैसे अध्यापक से संबंधित है, विद्यालय से, कौशलों से संबंधित क्वेश्चन आपस में अटैच रहते हैं, परीक्षण क्या होते हैं, उन परीक्षणों के बारे में मूल्यांकन में पढ़ा दूंगा मैं एक्स्ट्रा उनको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला अपना टॉपिक है पहला वाला संप्रेषण कौशल। कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब देखो पहले अपन समझेंगे बाद में ही लिखेंगे, समझने का मैटर ज्यादा है, लिखने का कम होता है। ठीक है ना, तो देखिए इधर संप्रेषण कौशल। सबसे पहले बात करते हैं संप्रेषण शब्द की बात करते हैं। संप्रेषण क्या होता है, क्या होता है संप्रेषण, जानते हो इसके बारे में? कम्युनिकेशन इंग्लिश में तो सब जानते हैं, जानते हैं ना कम्युनिकेशन, इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं ना। हाँ, तो कम्युनिकेशन। देखो संप्रेषण की बात करें या इसको अपनी भाषा में बोलते संचार, क्या बोलते हैं इसको? संचार। ठीक है, अब संचार किसी भी चीज का हो सकता है। देखो जैसे अपन किसी चीज को यहाँ एक दूसरे से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, करते ना, किसी चीज का ट्रांसपोर्ट करना, वो होता है संचार। लेकिन किसी एक व्यक्ति के द्वारा बताए गए बोले गए शब्दों को या संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, एक व्यक्ति के अपने भाव विचारों को, अपनी सूचनाओं को, अपने संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण। वो होता है संप्रेषण। यानी कम्युनिकेशन वो शब्द है जो लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य बना देना, यानी आपके द्वारा बनाए गए तथ्यों विचारों को कॉमन बना दिया गया, सूचनाओं को क्या बना दिया गया? कॉमन। जैसे मैंने किसी शब्द को सोचा, ठीक है, और मैं सोच करके आपके सामने बता रहा हूँ उस शब्द को, लेकिन आपको बताने के साथ में उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा, तब वो आपके लिए क्या हुआ? सामान्य हुआ। यानी तब वो क्या हुआ? सामान्य। तो वह संप्रेषण जिसमें एक वक्ता या एक संप्रेषण करता संदेश प्राप्त करता या संप्रेषी को उसी अर्थ और उसी भाषा के रूप में उसको समझा देता है। ठीक है, उसी अर्थ में वो होता है संप्रेषण। वो क्या कहलाता है? संप्रेषण। ठीक है, तो देखो सबसे पहले संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण का अर्थ ये तो होता है संचार। ठीक है, और इसका अर्थ की बात करें कि संप्रेषण का अर्थ, तो अर्थ की बात करें तो अर्थ देखो इसका ये कम्युनिस्ट से बना है। किससे बना है? कम्युनिस्ट से, कम्युनिस्ट शब्द से बना है। और ये कम्युनिस्ट शब्द लैटिन भाषा के, कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिस्ट। और इसका अर्थ होता है कॉमन। क्या अर्थ होता है इसका? कॉमन। कॉमन या हिंदी में बोले तो सामान्य। ठीक है, तो देख रहे इधर संप्रेषण। संप्रेषण शब्द कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। सबसे पहले तो ये संप्रेषण कौन सी भाषा का है? हिंदी भाषा का। तो संप्रेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन। ठीक है, तो
तो संप्रेषण शब्द जो हिंदी भाषा का है इसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन होता है। संप्रेषण शब्द जो हिंदी भाषा का है इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? कम्युनिस्ट से। और कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? कॉमन या सामान्य बना देना। ठीक है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि संप्रेषण शब्द जो होता है कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा। कम्युनिकेशन शब्द कौन सी भाषा का है? तो लैटिन भाषा का। और किससे बना है? ये कम्युनिस्ट से। और इसका अर्थ क्या होता है? ये पूछा गया था। अर्थ क्या होता है? कॉमन या सामान्य बना देना। 2020 या 21 या 22 के समथिंग आया था क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन जो लैटिन भाषा की कम्युनिस्ट से बना है इसका अर्थ क्या होता है? तो कॉमन या सामान्य बना देता है। ठीक है, यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है नॉर्मल अर्थ में से। ठीक है ना। तो सबसे पहले संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो संप्रेषण हिंदी भाषा का शब्द है। संप्रेषण किस भाषा का शब्द है? और इसका इंग्लिश रूपांतरण क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के। किस शब्द से? कम्युनिस्ट से। किस शब्द से? कम्युनिस्ट से। इसका अर्थ क्या होता है? कॉमन या सामान्य बना देना। तो अपन को कम्युनिकेशन शब्द का अर्थ क्या होगा? कॉमन या सामान्य बना देना। आगे बात समझ में यहाँ तक आई नहीं आई? कि संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स। देख ध्यान रखना, ये अपने लगभग 2-3 क्लासों में कंप्लीट होगा। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और देखो एज इट इज मतलब ऐसा कैसा नहीं कि ऐसे कैसे पूछ ले, लेकिन कंप्लीट ये है कि इसी से जो अपन समझेंगे क्लास में, जो अपन समझाएंगे बढ़िया तरीके से, उसको समझ करके आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। बस ये है, क्योंकि बीएसटीसी वालों के वो सिस्टम खत्म हो चुका है 1 2 3 वाला। उनके डायरेक्ट ए बी सी और डी के 3 नंबर है तो डी लगा दिया तो वही सही है। ठीक है, ये बीटीटी में चलता है ये सिस्टम। तो बस पीटीटी वालों के उनके तभी तो नंबर ज्यादा आते हैं, है ना। अब बीएसटीसी वालों के नहीं है। बीएसटीसी वालों तो क्या है कि अब इतने पढ़ने वाले हो गए बीएसटीसी वाले, पीटीटी वालों से ज्यादा पढ़ते हैं वैसे। हाँ, बहुत पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि उनको पता है ना 1 से 5 तक के स्कूल में जाना है उनको बढ़िया आराम से, है ना। बहुत सारा मिलता है वहाँ पे खाने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं। तो अपन अर्थ लिखेंगे इसका। संप्रेषण का अर्थ। संप्रेषण हिंदी भाषा का शब्द है। जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है। जिसका तात्पर्य कॉमन या सामान्य होता है। क्लोज करें। छोटी बच्ची अच्छा, ये भी पढ़ने आई।
या लिख लिया इसने छोटे बच्चे ने लिख लिया इसने। देखो इसको समझते हुए चलना है आपको, ध्यान रखना जितना आप समझ के चलोगे उतने ही आपके क्वेश्चंस को हल करने में समस्या खत्म हो जाएगी आपकी, उतने आपके अच्छे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और साइकोलॉजी का पार्ट है, आपको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही सोचना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेटर करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको देख करके अपन को लगता है कि 2-3 क्वेश्चन ऑप्शन सेम है, लेकिन अपन को सही ऑप्शन तक पहुंचना है। अपन को गलत ऑप्शनों को काट करके सही ऑप्शन को टिक करना है, तभी जाके अपना क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। यहाँ तक तो देखो संप्रेषण का अर्थ, तो संप्रेषण हिंदी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का है? संप्रेषण हिंदी भाषा का शब्द है जिसका अंग्रेजी रूपांतरण कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से बना है, किससे बना है? कम्युनिस्ट से, और जिसका तात्पर्य क्या है? कॉमन या सामान्य बना देना। जिसका तात्पर्य क्या होता है? कॉमन या सामान्य बना देना। अब इसके नीचे एक लाइन लिखो, एक लाइन लिखना, अर्थात लिखो, अर्थात अर्थात किसी सूचना, किसी सूचना संदेश, किसी सूचना संदेश भाव विचार, भाव विचार व संप्रत्यय को, अर्थात किसी भाव विचार सूचना संदेश भाव विचार संप्रत्यय को कॉमन या सामान्य बना लेना, कॉमन या सामान्य बना लेना। छूट गया थोड़ा तो, चलो कोई बात नहीं, एक बार और बोल देंगे। यहाँ के बाद देखो, अर्थात अर्थात किसी सूचना संदेश, किसी सूचना संदेश भाव विचार, भाव विचार व संप्रत्यय को, व संप्रत्यय को कॉमन या सामान्य बना लेना। हो गया, ठीक है, ठीक है, हो गया ना सबके कंप्लीट। अब देखो अर्थ हो गया, अब इसके बाद अवधारणा की बात करते हैं। हम 2-4 लाइन अवधारणा में लिखेंगे। अवधारणा, संप्रेषण की अवधारणा लिखो इसमें। देखो संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय होता है। संप्रेषण एक, संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है। संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत संप्रत्यय है, ऐसे लिखना संप्रत्यय, संप्रत्यय। संप्रेषण एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत संदेश, मैसेज है ना, जिसके अंतर्गत संदेश, सूचना, जिसके अंतर्गत संदेश, सूचना, भाव व विचारों को, भाव व विचारों का, भाव व विचारों का द्विपक्षीय,
द्विपक्षीय, ऐसे लिखना, भाव विचारों का द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्थानांतरण होता है। द्विपक्षीय या बहुपक्षीय स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगले लाइन में लिखो, मनुष्य, अगले लाइन में लिखना, मनुष्य अपने द्वारा ग्रहण किए गए, मनुष्य अपने द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का संचरण एक पीढ़ी से, दूसरी पीढ़ी में, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में करता है। यह ज्ञान व्यक्ति द्वारा शैक्षिक अनुभवों से प्राप्त किया जाता है। इसी ज्ञान का संचरण करना कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहलाता है। अब देखो इधर, ध्यान देना। सबसे पहले बात करें अपन ने अर्थ की, ठीक है। अर्थ सबको समझ में आ गया कि संप्रेषण कम्युनिकेशन का अर्थ क्या हुआ, कॉमन या सामान्य बना देना, कॉमन या सामान्य, अर्थ हो गया कंप्लीट। इसके बाद अवधारणा की बात करेंगे तो एक व्यक्ति है वो अपने ज्ञान का संचरण करता है। एक व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं, फिर बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो भी जो संस्कार वगैरह है सबको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं। जैसे अपने दादा दादी ने अपनों के माता पिता को सिखाया, माता पिताजी से अपन ने सीखा और अपन क्या करेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या एक व्यक्ति, जैसे एक टीचर, अध्यापक जो होता है या अध्यापिका, जैसे छोटे बच्चे आते हैं विद्यालय में, ठीक है। जैसे आप सभी अध्यापिकाएं बन के स्कूल में जाओगे, ठीक है, जाना ही है 1 से 5। हाँ, BSTC करने के बाद या PTT करने के बाद टीचर बन जाओगे सब, और बनना भी चाहिए। तो देखो वहां जाने के बाद आप क्या करोगे, जो छोटा बच्चा आपकी स्कूल में आएगा या आपकी क्लास में बैठेगा तो आप उसको सिखाने का प्रयास करोगे, सिखाओगे। जैसे बच्चे को सबसे पहले अपन क्या सिखाते हैं, सबसे पहले उसका नाम जानते हैं, उसको बोलना सिखाते हैं, उसके साथ बात करते हैं, फिर उसका नाम पूछने के बाद उससे कि बेटा तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, ये जानने का प्रयास करते हैं फर्स्ट में। उसके बाद अपन उसको अल्फाबेट सिखाएंगे, ठीक है, ABCD जो भी है ना, हाँ, पूरे नंबर सिस्टम, पूरा नंबर सिखाएंगे, गिनती सिखाएंगे, उसको सिखाएंगे ना, तो वो उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। यानी आप एक व्यक्ति अध्यापक के द्वारा दूसरे व्यक्ति या बालक, ठीक है, समाज में किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को, या एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को ज्ञान का संचरण एक
कैटेगरी के रूप में या एक निश्चित क्रम के रूप में दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे एक ही व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को उसी ज्ञान का संचरण कर रहा है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में एक कौन सा, देखो बोलने वाला वक्ता या संप्रेषण करता या सेंडर भेजने वाला, अपना मैसेज डालने वाला, एक होता है दूसरा ग्रहण करने वाला। ठीक है, यानी सुनने वाला श्रोता बोल सकते हैं उसको। ठीक है, हाँ संप्रेषी भी बोलते हैं उसको। तो एक व्यक्ति तो वो व्यक्ति जो अपना संप्रेषण करता है या अपना संप्रेषण या सूचना संदेश को भेज रहा है, और दूसरा उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो भेजने वाला और ग्रहण करने वाला, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो संचार हो रहा है वो कैसा है, द्विपक्षीय। कैसा है वो? लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जो बहुत सारे बालकों को, बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ एक कक्षा में, जैसे मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है, ये टॉपिक समझाया जा रहा है, तो वो क्या है, बहुपक्षीय। क्या हो गया वो? तो वो बहुपक्षीय संप्रेषण। ठीक है, तो एक पक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय, ना कि एक पक्षीय। देखो संप्रेषण कभी भी एक पक्षीय नहीं होता, संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय या बहुपक्षीय ही होता है, ध्यान रखना इस चीज को। अब देखो एक बात याद है, संप्रत्यय, इसका अर्थ ध्यान रखना। संप्रत्यय का अर्थ क्या होता है? देखो संप्रत्यय का अर्थ होता है हमारे द्वारा बनाई गई धारणा, हमारे द्वारा सोची गई अवधारणा या किसी भी चीज के बारे में इमेजिनेशन जो किया गया है, कल्पना जो की गई है, और उसके प्रति अपना कितना उसका वास्तविकता से उसको जोड़ रहे हैं, वो क्या है, अपना संप्रत्यय, वो अपना संप्रत्यय होता है। ठीक है, तो ये अवधारणा हो गई। इसके बाद अपन परिभाषाओं की बात करें।